नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। उत्तराखंड में देहरादून निवासी एक बुजुर्ग महिला ने सोमवार को अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम करते हुए एक अदालत में वसीयतनामा पेश किया। वसीयतनामा में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देते हुए 80 वर्षीय पुष्पा मुंजाल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को सौंप दिया जाए। एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका रही मुंजाल का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की वजह से अपनी सारी संपत्ति उनके नाम की है। मुंजाल ने कहा कि गांधी परिवार ने देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा ही आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी है। बुजुर्ग महिला ने यह भी कहा कि उनके पिता के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी करीबी संबंध रहे थे। यूपी के गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में हमले की फिराक में अंदर घुसने की नाकाम कोशिश करने वाले अहमद मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुर्तजा ने पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला किया था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए मुर्तजा चाहता है कि कोई उसे गोली मार दे। सामने आई जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पास से लैपटॉप, पैन कार्ड और विमान का टिकट भी बरामद हुआ है। पुलिस की पूछताछ में अहमद मुर्तजा बार बार कहता आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गोली मार दे। अपनी शिक्षा को लेकर मुर्तजा ने बताया कि उसने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। इस मामले में जांच को यूपी एटीएस को सौंप दिया गया है। अहमद के परिवार वालों का कहना है कि पहले उनका परिवार मुंबई में ही रहता था, लेकिन 2020 के अक्टूबर महीने में वो लोग गोरखपुर आकर सिविल लाइंस में बस गए थे। उन्होंने बताया कि मुर्तजा की दिमागी हालात ठीक नहीं है। बीते शनिवार की शाम से ही मुर्तजा घर से लापता था। परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है कि ये हमला एक गंभीर साजिश का हिस्सा है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये हमला एक आतंकी घटना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार एक नया मॉडल जेल मैनुअल बना रही है, जिसमें कैदियों के पुनर्निवास, महिला कैदियों के लिए एक अलग से जेल और खुली जेल समेत कई अनेक बिंदुओं को समापित किया जाएगा। अमित शाह ने ब्रिटिश काल के दौरान कैदियों की पहचान संबंधी 1920 के कानून की जगह लेने वाले दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि विधेयक को पृथक रूप से देखने की बजाय भावी मॉडल जेल मैनुअल के साथ देखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया मॉडल जेल मैनुअल बना रही है। इसे राज्यों को भेजा जाएगा। इसमें कैदियों के पुनर्निवास, उन्हें समाज में पुनर्स्थापित करने, जेल के अधिकारियों के बीच अनुशासन, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग से जेल और खुली जेल जैसे कई सारे प्रावधानों को समाहित किया गया है। शाह ने कहा कि ये विधेयक लाने का सही समय है, जिसमें काफी देरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर शासन ने सोमवार को बताया कि उसने जम्मू कश्मीर बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए 4,119 करोड़ रुपए के अलावा दूसरे विभागों के बिल भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 का अब समाप्त हो गया है और वित्त विभाग ने सभी सत्यापित बिलों की संस्तुति कर दी है, ताकि सरकारी कोष पर किसी तरह का बकाया न रहे। इसी क्रम में कई विभागों के बिलों को मंजूरी भी दे दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले कैबिनेट सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि इमरान खान तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति निवर्तमान प्रधानमंत्री को तब तक पद पर बने रहने के लिए कह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाल नहीं लेता। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224(4)(a) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। बेसिल ने श्रीलंका को मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज हासिल करने पर बातचीत भी की थी। पिछले महीने बेसिल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद कम से कम 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार देर रात देश के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।